हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल एलसीआर सर्किट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा सीरीज एलसीआर सर्किट, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। पैरेलल एलसीआर सर्किट भी नीट में, जेईई में पूछ लिया जाता है। कैसे क्या होता है वो देखते हैं। चलो, इसमें हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, तीनों पैरेलल में अरेंज होते हैं और इनके साथ एक एसी सोर्स लगाया जाता है। और एसी सोर्स आपको पता है V=Vm sin ओमेगा टी वेरिएबल। आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो Vm/√2। Vm क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, और V क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इतनी बात मुझे पता है। मान लो यहाँ से करंट गया I क्या है, आरएमएस करंट, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब ये करंट जाके डिवाइड हुआ IR, IL, IC, मान सकते हैं। और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम, क्योंकि तीनों पैरेलल में। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल एंड सेम एज सोर्स वोल्टेज। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। तो यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, मैं लिख सकता हूँ I=IR, IL और IC। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? पहली बात तो ये है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ? नहीं। जैसे वोल्टेज में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आरएमएस वोल्टेज में फेज अलग अलग है सबका, इसलिए नहीं लिख सकते। इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख सकते हैं। तो वैसे ही करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लिया जा सकता। ध्यान रखना इसका, आरएमएस करंट भी डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता। आरएमएस करंट can't be added algebraically, ठीक है, जैसे पीछे पढ़ा था। तो फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम क्या कहता है, देखो, याद हो तो पीछे हमने क्या लिया था, यहाँ करंट लिया था, यहाँ पे वोल्टेज ली थी, क्योंकि वोल्टेज तीनों की सेम है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ तो हमने ले ली वोल्टेज, तीनों के लिए सेम है। करंट की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होती है, पता है आपको। रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ तो मैंने ले लिया IR, बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर अगर देखा जाए, देखो, वोल्टेज अगर देखी जाए तो तीनों के लिए वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, हमने ले लिया। अब बात की जाए यहाँ पे क्या आएगा, सुनना ध्यान से। रजिस्टर का ले लिया इधर करंट, यहाँ ले इंडक्टर, वोल्टेज तीनों की सेम डायरेक्शन में है इधर। इंडक्टर के अक्रॉस अगर बात की जाए तो इंडक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करता है या फिर वोल्टेज लीड करती है। इंडक्टर में हमने पढ़ा था वोल्टेज करंट को लीड करती है, तो वोल्टेज करंट को लीड करती है, इसका मतलब करंट लैग करता है। तो यहाँ आएगा IL, बात समझ में आ गई, क्योंकि इंडक्टर का करंट लैग करता है वोल्टेज को, तो वोल्टेज यहाँ है तो करंट लैग करेगा π/2 से, ठीक है। बात आती है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर के अंदर आपको पता है करंट लीड करता है, तो करंट लीड करता है तो ये ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ IC=IL, जैसे हमने वहाँ पे VC माना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर मुझे समझ में आ जाती है तो मैं लिख सकता हूँ, देखो IC/IL। मान लो IC ज़्यादा है, IC ज़्यादा है तो यहाँ क्या बचेगा, IC-IL। तो एक वेक्टर ये बन गया, एक वेक्टर ये बन गया, ठीक है। हम डायरेक्शन के लिए, वैसे करंट स्केलर है लेकिन हम मान के चल रहे हैं डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो फेज एंगल के लिए ये इस टाइप से पैरेललोग्राम बन जाएगा, इधर से ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ हमने मान लिया नेट, I नेट,
और फेज एंगल क्या मान लिया हमने, फाई। फाई क्या हो गया, फेज एंगल। हो गया। आई क्या हो गया, नेट करंट। जैसे नेट वोल्टेज आई थी वहाँ पे, वैसे ही नेट करंट। ठीक है, तो बेटा आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इनका स्केयर, आई आर का स्केयर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्केयर और इसका रूट। लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, आई इक्वल टू आई आर। अब आई आर को क्या लिख सकते हैं, जरा सोचो। आई आर को अगर क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ करंट या फिर आरएमएस करंट, आरएमएस करंट अक्रॉस आर। तो आई आर क्या होगा, वोल्टेज तीनों की सेम है, वी बटे में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है आर। ऐसे ही आरएमएस करंट अक्रॉस एल, आई एल वी बाई एक्स एल। आरएमएस करंट अक्रॉस सी, आई सी क्या होगा, वी बाई एक्स सी। अरे हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस टाइप से मैं इनको लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा वी बाई एक्स सी। बोलो, वी डिवाइड बाई एक्स सी। क्लियर। अब इनको यूज करें तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई आर को मैं लिख सकता हूँ वी बाई आर का होल स्क्वायर प्लस वी बाई एक्स सी माइनस वी बाई एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से v का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ये आ गया 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर। हाँ या ना। अगर मैं इस डायग्राम को ऊपर की वजह नीचे बना दूँ तो आई एल ज़्यादा हो जाएगा, तो आई एल माइनस आई सी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इससे। समझ में आ गई होगी अब तक तो ये बात, आपने इतनी वीडियो देख ली है। ठीक है भाई, ये सारी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर इस डायग्राम को मैं हटा दूँ, मेरे भाई ये आ गया, यहाँ से मैं लिखूँ आई बाई वी। आई क्या था, नेट करंट, ये हो गई वोल्टेज। तो 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl होल स्क्वायर रूट आई बाई वी। वी इक्वल टू आई आर होता है आई से आई, तो नेट वोल्टेज, तो ये 1/z बनेगा, 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl। हाँ या ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। वैसे इसको क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। और एडमिटेंस का सिंबल क्या ले लें हम, ए ले लें, कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिटेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या लिया था आपने, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आपने लिया था कंडक्टेंस, तो जी स्क्वायर प्लस एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इम्पीडेंस का इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल क्या था, एडमिटेंस। इनका क्या होता है, ससेप्टेंस, बताता हूँ अभी। तो ससेप्टेंस ऑफ कैपेसिटर माइनस ससेप्टेंस ऑफ इंडक्टर। बात समझ में आ गई इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे एस सी क्या होगा, 1/xc, इसको बोलते हैं ससेप्टेंस। ठीक है, ऑफ कैपेसिटर। और एस एल क्या हो जाएगा, 1/xl ससेप्टेंस ऑफ इंडक्टर। बात समझ में आ गई। जस्ट आपको बताया, जनरली हम ये यूज करेंगे, फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको जस्ट बता दिया कि ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, ओके। तो ये मेरे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ गया या फिर एडमिटेंस का फॉर्मूला आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई आगे क्या, देखो मेरे पास इम्पीडेंस आया 1/z इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर और इसका रूट। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ग्राफ आया था मेरे पास। ठीक है भाई, अब मेरे पास आपको करंट निकालना तो करंट भी निकाल लेंगे, v/z, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से अगर आपसे करंट निकालना है तो करंट क्या होता है, I वर्चुअल इक्वल टू V वर्चुअल बाई Z। Z इसका रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। अरे बोलो यार, V वर्चुअल बाई Z, Z इसका उल्टा कर दो, तो 1/1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl
का होल स्क्वायर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे भाई फेज एंगल बताओ, तो फेज एंगल क्या होगा, tan फाई। याद आ रहा है कुछ, tan फाई। ऊपर क्या था याद हो तो, ऊपर क्या था IC IL, तो IC माइनस IL डिवाइड बाई IR। अरे याद आ रहा है भाई, भूल गए, ये V था, ये IR था, ये IC था और ये IL था, तो IC माइनस IL बटे IR। याद आया कुछ, याद आया ये। अब tan फाई वैल्यू पुट कर दो। IC क्या था, V बाई XC माइनस V बाई XL, V बाई R, V कॉमन लेके कैंसिल, 1 बाई XC 1 बाई XL बटे में 1 बाई R, ठीक है। तो मेरे पास tan फाई का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बाई XC माइनस 1 बाई XL 1 बाई R। तो इस टाइप से मैं फेज एंगल निकाल सकता हूँ। जस्ट XL माइनस XC जो होता था, XC माइनस XL, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। टाइम लैग का वही फॉर्मूला T इक्वल टू फाई बाई ओमेगा। यहाँ से फाई निकाल लो, बटे में ओमेगा कर दो, टाइम लैग आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। सेम वही मेथड है, नई चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं है, कैसे क्या करना है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। इसके बाद चलो हम देखें, इतनी बात समझ में आ गई, जेड और ओमेगा में ग्राफ कैसे बनेगा वो और चेक कर लेते हैं एक बार, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए। देखो जेड ले लो या 1 बाई जेड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जेड और ओमेगा और न्यू। हमारे पास है 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, 1 बाई एक्सी क्या होती है, ओमेगा सी, ऊपर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है। अब जरा यहाँ देखें, अगर ओमेगा जीरो है, ओमेगा जीरो है, ये जीरो है तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे इन्फिनिटी, अरे यार इन्फिनिटी, 1 बाई जेड इन्फिनिटी उल्टा कर देंगे तो जेड भी क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आई बात। ओमेगा अगर जीरो है तो 1 बाई जीरो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, तो 1 बाई जेड क्या आ गया इन्फिनिटी, तो जेड क्या आ गया जीरो। बात समझ में आ गई, ओमेगा जीरो जेड जीरो, क्लियर। इफ ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे इन्फिनिटी, तो यहाँ भी 1 बाई जेड इन्फिनिटी, जेड क्या आ गया जीरो। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, इफ ओमेगा सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा एल, मतलब ओमेगा सी क्या थी, 1 बाई एक्स सी इक्वल टू, सॉरी ये क्या था 1 बाई एक्स सी, और ये क्या है 1 बाई एक्स एल, तो एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो उस टाइम क्या आ जाएगा, और इसका रूट भी है भाई, भूल गया था मैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई आर, तो जेड इक्वल टू आर। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, तो इनिशियल जीरो फाइनल जीरो, ठीक है। जेड की वैल्यू इनिशियल जीरो फाइनल जीरो, लेकिन एक बार मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। तो ये ग्राफ आई थिंक यूँ आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, क्या इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, और जेड मैक्सिमम किसके बराबर होगा, आर के बराबर, ठीक है। जेड इक्वल टू आर ये आ जाएगा, और ये कब होगा, जब एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होगा, क्लियर। तो इसका ग्राफ हम इस टाइप से बना सकते हैं, ओके। आई थिंक बात समझ में आ गई आपको। तो ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, कोई बात नहीं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उस पर जो वेरिएबल होता है, एक बार उसको जीरो कर दो, एक बार उसको इन्फिनिटी कर दो, ठीक है। मान लो क्वेश्चन देखिए हम, सपोज करो मेरे पास एक रजिस्टर है आर, मेरे पास एक इंडक्टर है, और मेरे पास एक कैपेसिटर है। तीनों को एक सोर्स से जोड़ दिया। सोर्स वोल्टेज कुछ भी मानते हैं, चलो आर मानते हैं हम 10 ओम, एक्सएल मानते हैं हम 2R, और एक्सी मानते हैं हम 4R, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। और ये मान लिया 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें आपसे कोई पूछे फाइंड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट पूछ लिया जाए तो क्या फॉर्मूला था, 1/z इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर, अरे हाँ या ना, और इसका रूट। तो 1/z इक्वल टू 1/r स्क्वायर, r कितना है 10, 100 प्लस 1/xc, xc कितना है 4r, r कितना है 10, तो कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 20, ठीक है। तो 1/xc 40, 1/40 माइनस XL 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 1/100 प्लस 1/40 माइनस 1/20 माइनस का 1/40 स्क्वायर, तो ये आ गया 1/100 प्लस 1/1600। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, ओके। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा भाई, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 1600 प्लस 100 1700 और डिवाइड बाई दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ओके, और इसका रूट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इतनी बात समझ में आ गई। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे पास आएगा 1600/17 रूट, क्लियर। चलो इसको अब क्या करते हैं, 100 का तो रूट आ जाएगा 10, ये हो गया 16/17, ठीक है। ये मेरे पास इम्पीडेंस आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया इम्पीडेंस, क्लियर, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले भाई करंट बताओ, RMS करंट, तो करंट क्या आ जाएगा, ज़्यादा नहीं सोचना, करंट क्या होता है V/Z या VRMS, तो VRMS कितना है 110, ये कितना है 10√16/17, 1 0 कट गई, 11 17 ऊपर, तो √17/16, ठीक है। तो IV 17/16 नियरली 1 मान लें इसको, तो 11 एम्पियर, हाँ या ना, बात समझ में आ गई, अप्रॉक्सीमेट। तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं इसको, कोई परेशानी वाली बात नहीं किसी टाइप से। और फेज एंगल निकालना आ जाए मान लो, हालांकि पूछा नहीं हमसे, पूछी तो एक चीज़ थी, मान लो फेज एंगल पूछे तो फेज एंगल का फॉर्मूला क्या था, tan phi 1/xc माइनस 1/xl 1/r, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी जो पॉजिटिव उसमें से वो ले लेंगे, नेगेटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/xc, xc कितना है 40 माइनस 1/20 1/r, तो माइनस 1/40 1/10 0 कैंसिल, माइनस 1/4, माइनस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नीचे की तरफ ग्राफ आएगा और कोई खास बात नहीं है। तो tan इनवर्स 1/4 माइनस का, तो फाई आ गया tan इनवर्स माइनस 1/4, नेगेटिव साइन मीन्स फाई इज बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये जो यहाँ ग्राफ बनता है VICIL, याद आ रहा है, ये ग्राफ इधर बनेगा, ये बनेगा IL माइनस IC, फाई नीचे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए, और 5 प्लस का होता है ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, माइनस साइन का कोई रोल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो पैरेलल LCR सर्किट कैसे होता है, सीरीज LCR सर्किट कैसे होता है, क्या क्या निकालते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई किसी टाइप की दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट, और उससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रेजोनेंस इन पैरेलल LCR सर्किट। जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है, और उसी में आएगा क्वालिटी फैक्टर वगैरह, यूज क्या होता है उसका, अच्छे से पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी बार नीट और जेईई में क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे। और ये सारे बेसिक्स हैं इनके। तो आज का लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।